हम लोग जो है फिजिक्स के पार्ट 2 का 11वां चैप्टर कर रहे थे, परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति। इसमें जो है हमने पिछली वीडियो में कहाँ तक कर लिया था, आयनन विभव और आयनन ऊर्जा का मान निकाल लिया था हाइड्रोजन परमाणु के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा और आयनन विभव का मान निकाल लिया था। जब हम अगली हेडिंग करेंगे, हेडिंग लिखिए उत्सर्जन, संक्रमण तथा इसके आधार पर तरंगदैर्घ्य का आकलन। आज जो हमारी हेडिंग होगी वह कौन सी हेडिंग है? उत्सर्जन, संक्रमण तथा इसके आधार पर उत्सर्जन, संक्रमण तथा इसके आधार पर तरंगदैर्घ्य का आकलन। हेडिंग क्या है हमारे? उत्सर्जन, संक्रमण, है ना? उत्सर्जन, संक्रमण तथा इसके आधार पर, ठीक है, उत्सर्जन, संक्रमण तथा इसके आधार पर तरंगदैर्घ्य का आकलन। उत्सर्जन, संक्रमण तथा इसके आधार पर तरंगदैर्घ्य का आकलन, ये हमारी हो जाएगी आज की हेडिंग। लिखिए इसको, उत्सर्जन, संक्रमण तथा इसके आधार पर तरंगदैर्घ्य का आकलन। देखो इसमें हेडिंग बनाइए और उसमें लिखिए। देखो, साधारणतया सभी परमाणु सामान्य स्थिति में, साधारणतया सभी परमाणु सामान्य स्थिति में अपनी मूल ऊर्जा अवस्था में रहते हैं। मूल ऊर्जा अवस्था मतलब निम्नतम अवस्था। देखिए, साधारणतया सभी परमाणु सामान्य स्थिति में अपनी मूल ऊर्जा अवस्था में रहते हैं जब उन्हें बाहर से, हो गया, जब उन्हें बाहर से उपयुक्त ऊर्जा मिल जाती है तो, जब उन्हें बाहर से उपयुक्त ऊर्जा मिल जाती है तो वे अपनी मूल अवस्था को छोड़कर, बाहर से उपयुक्त ऊर्जा मिल जाती है तो वे अपनी मूल अवस्था को छोड़कर, हो गया, वे अपनी मूल अवस्था को छोड़कर किसी उच्च ऊर्जा स्तर वाली, किसी उच्च ऊर्जा स्तर वाली, हो गया, किसी उच्च ऊर्जा स्तर वाली उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं। उच्च ऊर्जा स्तर वाली उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं, हो गया। वहां पर ये 10 की घात -8 सेकेंड, वहां पर ये 10 की घात -8 सेकेंड ठहर कर, हो गया, वहां पर ये 10 की घात -8 सेकेंड ठहर कर तुरंत अपेक्षाकृत निम्न ऊर्जा स्तर में, तुरंत अपेक्षाकृत निम्न ऊर्जा स्तर में वापस लौट आते हैं, हो गया, तुरंत अपेक्षाकृत निम्न ऊर्जा स्तर में वापस लौट आते हैं। इस प्रकार जब परमाणु, हो गया, इस प्रकार जब परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से, इस प्रकार जब परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में वापस आता है तो, इस प्रकार जब परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में वापस आता है तो, हो गया, निम्न ऊर्जा स्तर में वापस आता है तो वह दोनों ऊर्जा स्तरों की, वह दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर को, हो गया, वह दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतरों को, ऊर्जाओं के अंतर को लिखना, ऊर्जाओं के अंतर को कोष्टक में डेल्टा ई, कोष्टक में क्या लिखेंगे? डेल्टा ई,
है ना, ऊर्जाओं के अंतर को प्रकाश फोटान के रूप में, ऊर्जाओं के अंतर को प्रकाश फोटान के रूप में उत्सर्जित कर देता है। हो गया, प्रकाश फोटान के रूप में उत्सर्जित कर देता है। इसी उत्सर्जित प्रकाश के कारण हो गया, इसी उत्सर्जित प्रकाश के कारण उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। हो गया, इसी उत्सर्जित प्रकाश के कारण उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। लाइन छोड़ के नीचे लिखिए, यदि ऊर्जा स्तरों के, यदि ऊर्जा स्तरों के ऊर्जाओं का अंतर, यदि ऊर्जा स्तरों के ऊर्जाओं का अंतर डेल्टा ई हो तो, हो गया, डेल्टा ई हो तो, हो गया, क्या कर रहा है, मान लेते हैं ये परमाणु है और ये किसी परमाणु का नाभिक है, ठीक है, परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाएं हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस ऊर्जा स्तर में घूम रहा था, ठीक है, इसको ऊर्जा मिल गई, मान लेते हैं ये E1 ऊर्जा स्तर में घूम रहा है, इसको ऊर्जा मिल गई और यह जो है ऊंची ऊर्जा स्तर E2 में कूद गया, ठीक है, वहां पे कितना समय बिताएगा, 10⁻⁸ सेकंड बिताएगा, फिर अपेक्षाकृत नीचे ऊर्जा स्तर वाली कक्षा में लौटेगा, ठीक है। तो जो ऊर्जा जब लौटेगा, क्यों, क्योंकि इसने अपनी ऊर्जा खो दी है, ऊर्जा किस रूप में खोई है, प्रकाश फोटान डेल्टा ई, ऊर्जा अंतर के रूप में, ठीक है। ऊर्जा अंतर क्या आएगा, डेल्टा ई बराबर क्या होता है, डेल्टा ई बराबर हो जाएगा E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। तो जो डेल्टा ई है उसी को E2 माइनस E1 के रूप में ऊर्जा क्या कर रहा है, खो रहा है, डेल्टा ई के रूप में ऊर्जा को क्या कर रहा है, खो रहा है। यही जो डेल्टा ई है, इसी से हमको क्या मिल रहा है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम मिल रहा है, इसी से क्या मिल रहा है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो क्या लिखे हम, ये ऊर्जाओं का अंतर डेल्टा ई है, तो प्लांक के अनुसार, प्लांक के अनुसार कितना हो जाएगा, H बराबर, या डेल्टा ई बराबर H न्यू, है ना, डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, H न्यू, जहां न्यू क्या है, प्रकाश की आवृत्ति है, न्यू प्रकाश की आवृत्ति है, ठीक है। अब चूंकि न्यू बराबर क्या होता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आवृत्ति बराबर हो जाएगा चाल बटे तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति बराबर चाल बटे तरंगदैर्घ्य। तो डेल्टा ई बराबर कितना आएगा, डेल्टा ई बराबर हो जाएगा, न्यू की जगह हम रख देंगे C/λ, तो डेल्टा ई बराबर कितना आ गया, hc/λ, लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, hc, और अपान क्या हो जाएगा, डेल्टा ई, है ना, hc अपान क्या आएगा, hc अपान हो जाएगा हमारा डेल्टा ई। मान रख सकते हैं h क्या है, प्लांक नियतांक, ठीक है, जहां h बराबर क्या है, प्लांक नियतांक, इसका मान कितना होगा, 6.63 और गुणे 6.6 भी लिखते हैं, 10⁻⁻34, और मात्रक क्या हो जाएगा, जूल इनटू सेकेंड। सी प्रकाश की निर्वात में चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अभी जो ये आया होगा, ठीक है, ये मीटर में आया होगा, ये जो मान है किसमें आएगा, मीटर में। इसको हम किसमें ज्ञात कर सकते हैं, अगर ये डेल्टा जो होगा वो क्या होगा, तरंगदैर्घ्य है, तो मीटर में आता होगा अभी, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, एंगस्ट्रॉम में बदल सकते हैं, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले देखिए, एक ईवी बराबर कितना होता है ना, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, है ना, लिखेंगे, चूंकि एक ईवी बराबर कितना होगा, 1.6 × 10⁻⁻19, 1.6 × 10⁻⁻19, और मात्रक क्या हो जाएगा, जूल, ठीक है। एक ईवी बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। डेल्टा ई का मान ईवी के पदों में जब रखोगे तो डेल्टा ईवी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा ई और गुणे हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। मान रखिए अब यहाँ पे लेमडा बराबर हो जाएगा, एच का मान रख देते हैं 6.63 × 10⁻⁻34, और फिर सी का मान कितना रख देंगे, सी का मान रख देंगे 3 × 10⁸, और बटे डेल्टा ई की जगह ईवी वाला मान रखिए, तो डेल्टा ई बराबर कितना आएगा, डेल्टा ई हो जाएगा, और गुणे हम यहाँ पे रख देंगे 1.6 × 10⁻⁻19। इस प्रकार लेमडा बराबर कितना आ जाएगा, इस प्रकार जब लेमडा बराबर रखेंगे तो भाग देने पर कुल कितना आएगा,
ठीक है, जब भाग देंगे तो हमारा जो भाग देने पर आएगा लेमडा बराबर, यहाँ लिख देते हैं, बुक में दिया है, इतना लंबा चौड़ा भाग करेंगे नहीं क्योंकि हमको, ठीक है, भाग करना वैसे आसान ही होगा, दशमलव हटा के भाग कर सकते हैं, लेकिन बुक में दिया हुआ ही रख देते हैं। ठीक है, भाग देने पर जो आएगा 12,375 है ना, लेमडा बराबर कितना आएगा 12,375 और गुणे हो जाएगा 10 की घात माइनस 10 और बटे हो जाएगा डेल्टा ई। ठीक है, लेमडा बराबर 12,375 गुणे 10 की घात माइनस 10 और बटे डेल्टा ई। ठीक है, मात्रा किसमें आया है, मीटर में, मात्रा किसमें आएगा, मीटर में, तो लेमडा बराबर कितना आ जाएगा, लेमडा बराबर हो जाएगा हमारा 10 की घात माइनस 10 मीटर को एंगस्ट्रॉम बोलेंगे, लिखेंगे यहाँ पे क्या 10 की घात माइनस 10 मीटर बराबर हो जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम। तो लेमडा बराबर कितना आएगा, लेमडा बराबर हो जाएगा 12,375 और बटे डेल्टा ई। ठीक है, बटे डेल्टा ई, और मात्रक कितना आ जाएगा, मात्रक आ जाएगा एंगस्ट्रॉम, मात्रक क्या आ जाएगा एंगस्ट्रॉम। यही उत्सर्जन संक्रमण के आधार पर क्या हो गया, तरंगदैर्घ्य का आकलन हो गया। उत्सर्जन संक्रमण के आधार पर किसका आकलन हो गया, तरंगदैर्घ्य का। तो इसको लिख लीजिए, हो गया। और नीचे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इस सूत्र में, है ना, इस सूत्र में डेल्टा ई का मान, डेल्टा ई का मान ईवी में रखकर, हो गया, डेल्टा ई का मान ईवी में रखकर लेमडा को एंगस्ट्रॉम में प्राप्त कर सकते हैं, लेमडा को एंगस्ट्रॉम में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। इस सवाल को करिए, फिर अगली हेडिंग करते हैं। मिटा देते हैं इसको और हेडिंग लिखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हेडिंग क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। है ना, हेडिंग क्या हो गई, हेडिंग हो गई हमारी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। लिखिए इसको, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लिखिए, इसमें हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का, हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का प्रायोगिक अध्ययन, हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का प्रायोगिक अध्ययन वैज्ञानिक बामर ने किया था। हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का प्रायोगिक अध्ययन वैज्ञानिक बामर ने किया था। हो गया, वैज्ञानिक बामर ने किया था। लिखो, सन 1885 ईस्वी में, सन 1885 ईस्वी में बामर ने दृश्य प्रकाश क्षेत्र में, सन 1885 ईस्वी में बामर ने दृश्य प्रकाश क्षेत्र में, हो गया, बामर ने दृश्य प्रकाश क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु के, बामर ने दृश्य प्रकाश क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को, हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की कुछ चमकीली रेखाओं को, हो गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कुछ चमकीली रेखाओं को
काली पृष्ठभूमि में देखा, चमकीली रेखाओं को काली पृष्ठभूमि में देखा। तो क्या देखो, इन सभी पृथक पृथक रेखाओं का काली पृष्ठभूमि में देखा, इन सभी पृथक पृथक रेखाओं का तो क्या, इन सभी पृथक पृथक रेखाओं का विस्तृत अध्ययन करने पर विस्तृत अध्ययन करने पर विस्तृत अध्ययन करने पर उन्होंने इन रेखाओं को हो गया, उन्होंने इन रेखाओं को यच अल्फा, यच बीटा, यच गामा, यच डेल्टा हो गया, उन्होंने इन रेखाओं को यच अल्फा, यच बीटा, यच गामा, यच डेल्टा डैश कर सकते हैं, आगे और भी होंगे, यच डेल्टा नाम देकर इनकी तरंगदैर्घ्य तीव्रता आदि का प्रेक्षण लिया। देखो, इनकी मुख्य विशेषता यह थी कि हो गया, इनकी मुख्य विशेषता यह थी कि स्पेक्ट्रम के एक सिरे से हो गया, स्पेक्ट्रम के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जैसे जैसे तरंगदैर्घ्य घटती जाती है, हो गया, जैसे जैसे तरंगदैर्घ्य घटती जाती है, इनकी तीव्रता भी घटती जाती है। क्या लिखे, जैसे जैसे इनकी तरंगदैर्घ्य घटती जाती है तो इनकी बीच की दूरी और इनकी तीव्रता भी घटती जाती है। तो क्या, बीच की दूरी और तीव्रता भी घटती जाती है। तो क्या देखो, बामर के निष्कर्ष में, लाइन छोड़ के लिख सकते हैं, बामर के निष्कर्ष में इन्हें एक ही श्रेणी की स्पेक्ट्रम रेखाएं, बामर के निष्कर्ष में इन्हें एक ही श्रेणी की स्पेक्ट्रम रेखाएं बताया गया। हो गया, इन्हें एक ही श्रेणी की स्पेक्ट्रम रेखाएं बताया गया, जिसे बामर श्रेणी कहते हैं, हो गया, जिसे बामर श्रेणी कहते हैं। हो गया ना, क्या लिखे, जिसे बामर श्रेणी कहते हैं। हो गया ना, लाइन छोड़ के नीचे लिखिए, लिखो, यदि हाइड्रोजन परमाणु के, बामर ने केवल कौन सी श्रेणी के बारे में बताया था, बामर श्रेणी के बारे में। आगे हम अभी पढ़ेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 श्रेणियां पाई जाएंगी, ठीक है, उसका विस्तृत अध्ययन करने वाले जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो लाइन छोड़ के नीचे लिखो, देखो, यदि हाइड्रोजन परमाणु के 2 ऊर्जा स्तरों की मुख्य क्वांटम संख्याएं
यदि हाइड्रोजन परमाणु के दो ऊर्जा स्तरों की मुख्य क्वांटम संख्याएं, हो गया, मुख्य क्वांटम संख्याएं n1 व n2, n1 व n2, हो गया, मुख्य क्वांटम संख्याएं n1 व n2, क्वेश्चन में लिखेंगे n2 बड़ा है n1 से, है ना, n1 व n2, क्वेश्चन में n2 बड़ा है n1 से, तथा उनकी ऊर्जाएं क्रमशः E1 व E2 हैं तब, तथा उनकी ऊर्जाएं क्रमशः E1 व E2 हैं तब परमाणु में इलेक्ट्रॉन के, E1 व E2 हैं तब परमाणु में इलेक्ट्रॉन के उच्च ऊर्जा स्तर E2 से, परमाणु में इलेक्ट्रॉन के उच्च ऊर्जा स्तर E2 से, हो गया, उच्च ऊर्जा स्तर E2 से निम्न ऊर्जा स्तर E1 में, परमाणु के उच्च ऊर्जा स्तर E2 से निम्न ऊर्जा स्तर E1 में लौटने पर, निम्न ऊर्जा स्तर E1 में लौटने पर उत्सर्जित फोटॉन की ऊर्जा, हो गया, उच्च ऊर्जा स्तर E2 से निम्न ऊर्जा स्तर E1 में लौटने पर उत्सर्जित फोटॉन की ऊर्जा, उत्सर्जित फोटॉन की ऊर्जा क्या हो जाएगा, हो जाएगा h न्यू, है ना, मतलब h न्यू ऊर्जा खोएगा कब, जब वह E2 से किस ऊर्जा स्तर में लौट रहा है, E1 में, ठीक है। तो लिखेंगे हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्या बताया गया था, En बराबर बताया गया है -RHC और बटे n स्क्वायर, -RHC और बटे कितना हो जाएगा n स्क्वायर, तब हम क्या लिखेंगे, h न्यू बराबर, h न्यू है तो यहाँ पे लिखिए h न्यू बराबर E2 की जगह हम कितना लिखेंगे, यहाँ पे n2 हो जाएगा, तो हो जाएगा -RHC और बटे हो जाएगा n2 का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है, एक माइनस इसका आ जाएगा, हो जाएगा -RHC और बटे कितना n1 स्क्वायर, बटे कितना हो जाएगा n1 स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि इसमें से कॉमन हो जाएगा, पहले गुणा करा लो, जाएगा h न्यू बराबर हो जाएगा -RHC और बटे n2 का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा RHC और बटे n1 का स्क्वायर, ठीक है। न्यू बराबर हम क्या लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं न्यू बराबर क्या होता है, न्यू बराबर हो जाएगा C अपान लेमडा, तो हो जाएगा HC बटे लेमडा बराबर, कॉमन कर लेते हैं RHC, कितना कॉमन कर लेंगे RHC, तो हो जाएगा -1 बटे n2 का स्क्वायर और प्लस 1 बटे कितना आ जाएगा n1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा HC अपान लेमडा, कितना आएगा HC अपान लेमडा, ठीक है। HC अपान लेमडा बराबर क्या आएगा RHC और बटे हो जाएगा 1 बटे n1 स्क्वायर और -1 बटे n2 स्क्वायर, ठीक है, कितना आएगा 1 बटे n1 स्क्वायर और -1 बटे n2 स्क्वायर। अब क्या होगा, HC से HC कट जाएगा एक बार में, तो कितना आ जाएगा 1 बटे लेमडा बराबर R और फिर हो जाएगा 1 बटे n1 स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 1 बटे n2 स्क्वायर, यही हो जाएगा तरंगदैर्घ्य के लिए फार्मूला, ठीक है। यही हो जाएगा किसके लिए फार्मूला, तरंगदैर्घ्य के लिए फार्मूला हो जाएगा, कितना 1 बटे लेमडा बराबर R और कोष्टक में कितना आ गया 1 बटे n1 स्क्वायर माइनस 1 बटे n2 स्क्वायर, ठीक है। इसी के आधार पर हम कितनी श्रेणियां बनाएंगे 5, ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, इसको लिखिए और यहाँ पे नीचे लिखिए इसके, हो गया, इसको लिखिए और फिर नीचे लिखिए, यहां तक लिखिए, फिर नीचे इसके लिखेंगे, हो गया ना। लिखेंगे नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में,
हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में, हो गया, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में 5 श्रेणियां पाई जाती हैं। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में 5 श्रेणियां पाई जाती हैं। उन्हीं की अब विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, विस्तृत अध्ययन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में 5 श्रेणियां पाई जाती हैं। इसको लिखिए, फिर यहाँ पे मिटाते हैं। अब उन 5 श्रेणियों को देखते हैं कौन कौन सी हैं। इस तरंगदैर्घ्य की जरूरत है हर श्रेणी में, ठीक है। कितनी श्रेणियां हैं? कुल 5 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी का नाम क्या है? लाइमन श्रेणी, ठीक है। कौन सी? लाइमन। दूसरी का नाम क्या है? बामर, ठीक है। जिस श्रेणी के बारे में केवल बामर ने बताया था, बामर ने केवल बामर श्रेणी के बारे में बताया था, ठीक है। तीसरी श्रेणी जो है ब्रैकेट, पास्टन हो जाएगा तीसरी, ठीक है। तीसरी श्रेणी हो जाएगी पास्टन श्रेणी, है ना। तीसरी श्रेणी कौन सी हो जाएगी? तीसरी हो जाएगी पास्टन। चौथी नंबर हो जाएगी ब्रैकेट, ठीक है। चौथी नंबर श्रेणी कौन सी हो जाएगी? ब्रैकेट। और 5वीं नंबर श्रेणी कौन सी हो जाएगी? फुंड, ठीक है। जो हाइड्रोजन में 5 श्रेणियां पाई गई वो कौन कौन सी थी? लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट और फुंड, ठीक है। इन्हीं 5 श्रेणियों की तरंगदैर्घ्य के लिए हम क्या करेंगे? व्यंजक प्राप्त करेंगे, कैसे निकालेंगे, ठीक है। और किस क्षेत्र में, स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पाई जाएंगे। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट के लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा? स्पेक्ट्रम पढ़ा है, ठीक है। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पढ़ा है, तो जैसे उसमें पाया गया था गामा, ठीक है। फिर कौन सा था? एक्स किरण, यूवी किरण, ठीक है। विजुअल था, इंफ्रा था और माइक्रो था और रेडियो था, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रम जो है किस श्रेणियों में आ रहे हैं? ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आ रहे हैं इसमें से कौन सी श्रेणी में, कौन सी क्षेत्र में आ रहे हैं, इसका भी पता करेंगे और इनका जो है तरंगदैर्घ्य का भी आकलन करेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखे? हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम में 5 श्रेणियां पाई जाती है। पहली हेडिंग बनाएंगे लाइमन श्रेणी, ठीक है। पहली हेडिंग क्या बनाएंगे? हेडिंग बनाएंगे लाइमन श्रेणी। तरंगदैर्घ्य का हम जो फार्मूला लिखे थे उसको यहाँ पे लिख देते हैं, जरूरत है उसकी। 1/λ बराबर हो जाएगा 1/n1² माइनस 1/n2², ठीक है। और आगे क्या लिखा था? आगे r लिखा है। r है क्या? रिडबर्ग नियतांक है। r क्या है? रिडबर्ग नियतांक है। मान क्या है? 1.097 × 10⁷ मीटर की घात माइनस 1, 1.097 और × 10⁷, ठीक है। और मात्रक हो जाएगा मीटर की घात माइनस 1। तो पहली हेडिंग क्या बनाएंगे? हेडिंग हो जाएगी लाइमन श्रेणी। हेडिंग बनाइए लाइमन श्रेणी और लिखिए इसमें हेडिंग लिखिए लाइमन श्रेणी, हो गया। लिखो जब हाइड्रोजन परमाणु में, हेडिंग है लाइमन श्रेणी, बहुत इंपॉर्टेंट ये हेडिंग है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है इस चैप्टर से, ठीक है। तो लिखिए इसमें लाइमन श्रेणी, हेडिंग बनाइए और उसमें लिखिए जब हाइड्रोजन परमाणु में, जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर, जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर, हो गया। जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर, कोष्टक में लिखो n2 बराबर 2, 3, 4 डैश आगे और भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या लिखे? जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर, से पहले ऊर्जा स्तर, हो गया, से पहले ऊर्जा स्तर, कोष्टक में n1 बराबर 1, है ना, n1 बराबर 1 में लौटता है तब, में लौटता है तब प्राप्त स्पेक्ट्रम की रेखा, पहले ऊर्जा स्तर में लौटता है तब प्राप्त स्पेक्ट्रम की रेखा लाइमन श्रेणी में प्राप्त होती है, या प्राप्त स्पेक्ट्रम की रेखा लाइमन श्रेणी होती है, हो गया। प्राप्त स्पेक्ट्रम की रेखा लाइमन श्रेणी होती है। इन रेखाओं की तरंगदैर्घ्य, लाइमन श्रेणी होती है, इन रेखाओं की तरंगदैर्घ्य, किन रेखाओं की? लाइमन श्रेणी, ठीक है। तो क्या लिख रहे हैं? इन रेखाओं की, इन रेखाओं की तरंगदैर्घ्य, हो गया, 1/λ बराबर
हो जाएगा आर और 1/n1 हमको फिक्स है कौन सी श्रेणी में आएगा, ठीक है, कौन सी कक्षा में कौन सी ऊर्जा स्तर में आ रहा है, तो n1 फिक्स है। फार्मूले में क्या लिखा गया है, 1/λ बराबर r कोष्टक में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो n1 की जगह हम कितना लिखेंगे, 1, n1 की जगह क्या लिखेंगे, एक का स्क्वायर और माइनस n2 का स्क्वायर। n2 जो है फिक्स नहीं है, किस ऊर्जा स्तर से आ रहा है ये नहीं फिक्स है, यह फिक्स है किस ऊर्जा स्तर में आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है कौन सी ऊंची कक्षा से आ रहा है, वो 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से, 5 से, 6 से, लेकिन आना कहाँ है, पहले में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लौट कर कौन सी ऊर्जा स्तर में आएगा, पहले में। मान लेते हैं अगर ये नाभिक हो गया, ये नाभिक की चारों ओर हो गया विभिन्न कक्षाएं, ठीक है। ये n1 बराबर 1 है, n2 बराबर कितना हो गया 2, n3 बराबर कितना हो गया 3, n4 बराबर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है ना, इन तीनों में से, तीनों क्या और भी हो सकता है, यानी एक को छोड़ो, 2, 3, 4, आगे 5, 6, 7 जहां तक हो, ठीक है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है n1 को छोड़कर अन्य किसी ऊर्जा स्तर से n1 ऊर्जा स्तर में लौटता है, मान लो चौथी ऊर्जा स्तर से कहां लौटेगा, पहले में, ठीक है। तो यह फिक्स है कहां पर लौटना है उसको, पहले ऊर्जा स्तर में। तो लाइमन श्रेणी होगी, कहां से लौटेगा, n1 को छोड़कर बाकी किसी भी कक्षा से लौट सकता है, ठीक है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन जो होगा किसी उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में लौटता है, तो हम उस श्रेणी को क्या कहेंगे, जो प्राप्त रेखाएं हैं उस श्रेणी को हम क्या कर रहे हैं, लाइमन श्रेणी कहते हैं। उसके लिए तरंगदैर्ध्य कितनी हो जाएगी, 1/λ बराबर r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। चूंकि n1 फिक्स हो गया है किस ऊर्जा स्तर में लौट रहा है, पहले ऊर्जा स्तर में, इसलिए n1 की जगह 1 रख दिए और n2 की जगह जो है 2, 3, 4, 5 आगे जहां से भी लौटेगा उसको हम रख लेंगे, ठीक है। तो n2 क्या है, उच्च ऊर्जा स्तर, और n1 क्या था, n1 जो है पहला ऊर्जा स्तर है। n1 क्या है, n1 हमारा जो है पहले ऊर्जा स्तर में अगर लौटेगा तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे, ठीक है। जहां n2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे, जहां n2 बराबर छोड़ दो 1 को, क्योंकि 1 में ही लौट रहा है, कहां से लौट सकता है, 2 से, 3 से, 4 से, आगे कहीं से भी लौट सकता है, ठीक है। तो अगर जो है कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में लौटता है तो प्राप्त रेखाओं की जो श्रेणी होगी उसे हम कौन सी श्रेणी बोलेंगे, लाइमन श्रेणी। उसके लिए जो तरंगदैर्ध्य हो जाएगी 1/λ बराबर r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख लीजिए और फिर नीचे लिखिए, लिखो यह श्रेणी, अभी बताए थे हमने अल्ट्रा कितने वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बताए थे, कौन कौन से, एक तो गामा किरण बताया था, है ना, फिर एक्स किरण बताया है, फिर यूवी यानी अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी जिसे बोलते हैं, फिर दृश्य बताया है ना, जिसे क्या हो जाएगा, विजुअल बोल सकते हैं, फिर हो जाएगा इंफ्रा अवरक्त हो जाएगा, फिर हो जाएगा माइक्रो, और फिर क्या हो जाएगा रेडियो, ठीक है। तो अब हम देखेंगे लाइमन श्रेणी की जो रेखाएं हैं, तरंगदैर्ध्य है, वह कौन से क्षेत्र में आ रही है, इनमें से जो है किस श्रेणी में प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो इसके नीचे लिखिए, नीचे लिखो, इसके लिखो यह श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ती है, यह श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ती है, तो क्या यह श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ती है, मतलब लाइमन श्रेणी कौन से क्षेत्र में आएगी, यूवी क्षेत्र में, ठीक है। कौन से क्षेत्र में आएगी, यूवी क्षेत्र में आएगी, पराबैंगनी क्षेत्र में आएगी, ठीक है। तो क्या लिखिए, यह श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ती है। लिखो इस श्रेणी की सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य, इस श्रेणी की सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य हो गया, इस श्रेणी की सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य 1216 एंगस्ट्रॉम, सबसे बड़ी मतलब अगर n2 को 2 रख कर निकालोगे, n2 को कितना रख के निकालोगे, 2, है ना, n2 को अगर 2 रख के निकालेंगे तो जितनी तरंगदैर्ध्य आएगी उसे हम क्या कहेंगे, सबसे बड़ी, मतलब 1 के ठीक ऊपर वाला जो कक्षा होगा, अगर इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में आएगा तो हम कहेंगे सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य है। कौन सी तरंगदैर्ध्य है, सबसे
बड़ी तरंग दैर्ध्य है। और अगर अनंत से आएगा तो हम क्या कहेंगे, सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, कहां से आएगा, अनंत से अगर आएगा तो हम क्या कहेंगे, अनंत से आएगा तो न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होगी, और जिस कक्षा में लौट रहा है उसकी ठीक ऊपर वाली कक्षा से आएगा तो हम कहेंगे अधिकतम तरंग दैर्ध्य। जैसे हम क्या कर रहे हैं, हमने अभी लिखा ना, क्या लिख रहे हैं, इसको पूरा करिए, लिखेंगे यह श्रेणी परावैंगनी क्षेत्र में पड़ती है। इस श्रेणी की सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य 1216 एंगस्ट्रॉम, 1216 एंगस्ट्रॉम हो गया ना, 1216 एंगस्ट्रॉम, तथा सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य, तथा सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य हो गया, तथा सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य 912 एंगस्ट्रॉम होती है, तथा सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य 912 एंगस्ट्रॉम होती है। हो गया, 912 एंगस्ट्रॉम होती है। सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य के लिए हम n2 बराबर कितना रख रहे हैं, n2 बराबर 2 रखेंगे, और सबसे छोटी, ये सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य होगी। ठीक है, कौन सी तरंग दैर्ध्य है, सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य, और ये वाली जो तरंग दैर्ध्य होगी सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य होगी। यह कितना आएगा, 912 एंगस्ट्रॉम। इसके लिए n2 हमको कितना रखना होगा, अनंत रखना होगा। ठीक है, जब हमको बड़ी तरंग दैर्ध्य प्राप्त करनी है तो जिस कक्षा में लौट रहा है उसकी ऊपर वाली कक्षा लेंगे, और सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य प्राप्त करनी है तो अनंत कक्षा लेंगे। यानी कोई इलेक्ट्रॉन अगर अनंत से पहली कक्षा में लौटेगा तो सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य मिलेगी, और कोई इलेक्ट्रॉन अगर दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में लौट रहा है लाइमन श्रेणी के लिए, ठीक है, दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में लौटेगा तो उसे हम कौन सी तरंग दैर्ध्य बोलेंगे, बड़ी तरंग दैर्ध्य बोलेंगे। ठीक है, तो हम लिख चुके हैं लाइमन श्रेणी के लिए जो है इस क्षेत्र की रेखाएं कौन से भाग में पड़ रही है, स्पेक्ट्रम की परावैंगनी भाग में पड़ रही है। सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य कितनी है, 1216 एंगस्ट्रॉम है। सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य 912 एंगस्ट्रॉम है। तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र आ जाएगा r, और क्वेश्चन में 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। n2 का मान क्या रख सकते हैं, 2, 3 और 4, क्योंकि पहली कक्षा में लौट रहा है, इसकी ऊपर वाली कक्षा जो है n2 कहलाएगी। ठीक है, जब बामर श्रेणी पढ़ेंगे, अब कौन सी श्रेणी पढ़ेंगे, दूसरी। हमने 5 श्रेणियों की व्याख्या की, तो पहली श्रेणी हो गई थी लाइमन, और दूसरी श्रेणी कौन सी होने वाली है, दूसरी श्रेणी हो जाएगी बामर श्रेणी। ठीक है, क्या होगा, अभी तक जो है लाइमन श्रेणी में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में लौट रहा था। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में लौटेगा तो हम कहेंगे बामर श्रेणी है। ठीक है, पहले ऊर्जा स्तर में लौटा तो लाइमन श्रेणी, दूसरे ऊर्जा स्तर में लौटा तो बामर श्रेणी। लौट कहां से सकता है, इसके ठीक ऊपर से शुरू होगा। जैसे बामर के लिए 2 के बाद n2 कितना होगा, n2 में 2 नहीं आएगा, क्योंकि 2 में ही लौटेगा बामर श्रेणी में। बामर श्रेणी में कौन सी कक्षा में लौटेगा, दूसरी में। तो कहां से लौट सकता था, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, अनंत से। ठीक है, तो बामर श्रेणी के लिए जो इलेक्ट्रॉन है उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में लौटेगा। पास्टन के लिए तीसरे स्तर में लौटेगा, चौथी में ये ब्रैकेट में चौथे ऊर्जा स्तर में लौटेगा, और पांचवा जो फुंड था उसमें पांचवें ऊर्जा स्तर में लौटेगा। बस यही अंतर होगा, ये जो संख्या है वो बदलती जाएगी, और n2 का मान जो है इसके ठीक ऊपर से शुरू होगा। ठीक है, तो हेडिंग बनाओ बामर श्रेणी। हेडिंग क्या बनाओगे, हेडिंग बनाओगे बामर श्रेणी, है ना। मिटा देते हैं इसको, शुरू करेंगे तब बताते हैं। हेडिंग लिखिए बामर श्रेणी, लिखो इसमें जब हाइड्रोजन परमाणु में, हेडिंग बनाइए बामर श्रेणी, और उसमें लिखिए जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर, जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर, हो गया, इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर, क्वेश्चन में लिखो n2 बराबर, अब दूसरे में लौटेगा तो 3 से शुरू होगा उच्च ऊर्जा स्तर, 3, 4, 5 ऐसे होता जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर, क्वेश्चन में n2 बराबर 3, 4, 5 हो गया ना, से क्वेश्चन बंद कर लेंगे, से दूसरे ऊर्जा स्तर, से दूसरे ऊर्जा स्तर, है ना, कितना हो जाएगा, n1 बराबर लिखेंगे 2, n1 बराबर 2, तो क्या लिखें, दूसरे ऊर्जा स्तर में लौटता है तब, दूसरे ऊर्जा स्तर में लौटता है तो, हो गया, दूसरे ऊर्जा स्तर में लौटता है तो प्राप्त स्पेक्ट्रम की रेखा, प्राप्त स्पेक्ट्रम की रेखा
हो गया। प्राप्त स्पेक्ट्रम की रेखा बामर श्रेणी का सदस्य होती है। प्राप्त स्पेक्ट्रम की रेखा बामर श्रेणी का सदस्य होती है। हो गया, बामर श्रेणी का सदस्य होती है। देखो, इन रेखाओं की तरंगदैर्घ्य, इन रेखाओं की तरंगदैर्घ्य कितना हो जाएगा? अब 1/λ बराबर हो जाएगा, n1 फिक्स हो गया। n1 कहां लौट रहा है? दूसरी कक्षा में, ठीक है। तो 1 हो जाएगा 2 का स्क्वायर और माइनस 1/n2। n2 फिक्स नहीं है, ठीक है, n2 नहीं फिक्स है। ये कहां से लौट सकता था? जहां हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, पूछ सकता है बामर श्रेणी का तरंगदैर्घ्य, तो केवल यहीं पे चेंज होगा, 2 हो जाएगा। लाइन में 1 था, ठीक है, जहां n2 बराबर कितना रखेंगे? n2 बराबर हो जाएगा 3 4 5। यहां से लौट रहा है, ठीक है, यहां से लौट रहा है। और कहां पे लौट रहा है? दूसरे में लौट रहा है, दूसरी कक्षा में लौट रहा है। लौट कहां से रहा है? 3 4 5 से, ठीक है। अगर हम ये नाभिक मान लिए, पहली कक्षा मान लिए, दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी लौट सकता है, लेकिन लौटेगा कहां? दूसरी कक्षा में। कहां लौटेगा? दूसरी कक्षा में लौटेगा। अगर पहली में लौटता तो लाइमन श्रेणी होती, दूसरी में लौट रहा है इसलिए कौन सी श्रेणी हो गई? बामर श्रेणी हो गई। तीसरी में लौटता तो पास्चन होती, चौथे में लौटता तो ब्रैकेट होती, पांचवें में लौटता तो फुंड होती, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन कहां, ये इलेक्ट्रॉन कहां लौट रहा है? उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में लौट रहा है, ठीक है। तो n1 बराबर 2 फिक्स हो गया, n2 को 3 4 5 हम ऐसे आगे रख सकते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको, तरंगदैर्घ्य 1/λ बराबर r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, जहां n2 बराबर 3 4 5 हो जाएगा, डैश आगे कर लेंगे। और फिर नीचे लिखो, देखो यह श्रेणी स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती है। यह श्रेणी स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती है। हो गया, यह श्रेणी स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती है। इस श्रेणी की सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य, इस श्रेणी की सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य, हो गया, इस श्रेणी की सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य 6563 एंगस्ट्रॉम, सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य है ना, सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य 6563 एंगस्ट्रॉम। मतलब किसके लिए होगा? n2 बराबर 3 के लिए होगा, n2 बराबर 3 के लिए सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य 6563 एंगस्ट्रॉम तथा सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य, हो गया, तथा सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य, यहां पे हम क्या लिखेंगे? सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य, ठीक है, 3636 एंगस्ट्रॉम, है ना, 3636 या 46 दिया है, 46 लिख सकते हैं, 3646 एंगस्ट्रॉम। किसके लिए होगा ये? n2 बराबर इनफाइनाइट के लिए होगा। n2 बराबर किसके लिए होगा? इनफाइनाइट के लिए। तो सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य 3646 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होती है, तो क्या प्राप्त होती है। अब ध्यान रखिए, स्पेक्ट्रम के कौन से भाग में है? थोड़ा सा यूवी में होगा, बाकी दृश्य में। अधिकतर भाग इसका कहां है? जैसे लाइमन का अधिकतर भाग कौन से क्षेत्र में था? पराबैंगनी में था, ठीक है। इसका जो है बामर श्रेणी का अधिकतम भाग किसमें है? दृश्य में। कुछ भाग जो है कहां पे होगा? कुछ भाग यूवी में आ जाएगा, क्योंकि दृश्य की जो तरंगदैर्घ्य शुरू होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से। दृश्य की जो रेंज है तरंगदैर्घ्य की 3900 से कितनी है? 7800। इसको हम 4000 से 8000 लिखते हैं, ठीक है। तो अब कह रहा है ये छोटी तरंगदैर्घ्य कहां है? 3646 में। तो दृश्य और पराबैंगनी की सीमा पर कहिए, ठीक है। तो बामर श्रेणी की जो तरंगदैर्घ्य है वो कौन से क्षेत्र में आई? अधिकांश दृश्य क्षेत्र में। इसलिए हम कह रहे हैं दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती है। सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य कितनी है? 6563 एंगस्ट्रॉम है। सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य कितनी है? 3646 एंगस्ट्रॉम है। अभी सवाल में पूछ सकता है एच अल्फा बताइए। एच अल्फा मतलब यह तीसरे के लिए, ठीक है, मतलब प्रथम तरंगदैर्घ्य। एच अल्फा मतलब प्रथम। इसी तरह अगर एच बीटा पूछ दिया तो n बराबर 4 रखेंगे। n बराबर क्या रखेंगे?
4 रखेंगे तो ये द्वितीय निकलेगा, ठीक है। यच गामा पूछ दिया तो तृतीय निकल जाएगा, 5 रख के लगाएंगे, ठीक है। यच डेल्टा पूछ दिया तो ऐसे बढ़ता रहेगा, है ना। तो ध्यान रखिए अल्फा बीटा गामा यानी 3 4 5 ऐसे। अगर लाइवन में होता तो 2 3 4 होता, कितना होता 2 3 4, लेकिन यहाँ पे 3 से शुरू हो रहा है तो 3 4 5 होगा, ऐसे अगले में 4 5 6 हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे सवाल में ऐसे आएगा तो हम क्या लिखिए, बामर श्रेणी यदि जो है इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में हो रहा है तो बामर श्रेणी प्राप्त होगी। इसमें जो तरंगदैर्घ्य क्षेत्र कहां प्राप्त होगा, दृश्य क्षेत्र में। तरंगदैर्घ्य का सूत्र हो जाएगा 1 लैम्डा बराबर r कोष्टक में 1 r2 का स्क्वायर माइनस 1 n2 का स्क्वायर। सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य हो गई 6563 एंगस्ट्रॉम, सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य हो गई 3646 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अगली हम लिखेंगे पास्टन श्रेणी, ठीक है। तीसरी हेडिंग बनाएंगे हम पास्टन श्रेणी, इसको मिटा देते हैं। हेडिंग तीसरा बनाएंगे पास्टन श्रेणी। हो गया, हेडिंग क्या हो जाएगी, तीसरी हेडिंग हो जाएगी पास्टन श्रेणी। हेडिंग बनाइए इसको और लिखिए इसमें पास्टन श्रेणी। लिखिए इसमें जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन, पास्टन श्रेणी, इसमें लिखिए जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर, जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर, हो गया, जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर, क्वेश्चन में लिख लो n2 बराबर, क्वेश्चन में लिखेंगे n2 बराबर 4 5 6 ऐसे डैश करते जाएंगे। उच्च ऊर्जा स्तर n2 बराबर 4 5 6 से, क्वेश्चन बंद करने के बाद से तीसरे ऊर्जा स्तर, से तीसरे ऊर्जा स्तर, पुस्तक में n1 बराबर 3 से तीसरे ऊर्जा स्तर में लौटता है तो, तीसरे ऊर्जा स्तर में लौटता है तो प्राप्त स्पेक्ट्रम की रेखा, तीसरे ऊर्जा स्तर में लौटता है तो प्राप्त स्पेक्ट्रम की रेखा पास्टन श्रेणी का सदस्य होती है। हो गया, प्राप्त स्पेक्ट्रम की रेखा पास्टन श्रेणी का सदस्य होती है। लिखो इन रेखाओं की तरंगदैर्घ्य पास्टन श्रेणी का सदस्य होती है। इन रेखाओं की तरंगदैर्घ्य, सूत्र क्या आएगा, इन रेखाओं की तरंगदैर्घ्य 1 लैम्डा बराबर हो जाएगा r, और क्वेश्चन में अब क्या लिखेंगे, n1 की जगह 3 हो जाएगा तो 3 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 1 n2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इन रेखाओं की तरंगदैर्घ्य के लिए यह सूत्र हो गया, जहां n2 बराबर कितना होने वाला है, 3 में तो आ ही रहा है तो इससे ज्यादा ही होगा, यानी 4 5 6 से डैश बनाते जाएंगे, ठीक है, 4 5 6। अब इलेक्ट्रॉन जो होगा जो है कहां आएगा, दूसरे ऊर्जा स्तर में नहीं आके कहां जाएगा, तीसरे ऊर्जा स्तर में आएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है कहां पे आ रहा है, तीसरे ऊर्जा स्तर में आएगा तो हम कहेंगे कौन सी श्रेणी है, पास्टन श्रेणी है, ठीक है। कौन सी श्रेणी है जी, पास्टन श्रेणी। तो क्या लिखे, इन रेखाओं की तरंगदैर्घ्य 1 लैम्डा बराबर r क्वेश्चन में 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, हो गया ना। लिखो यह श्रेणी स्पेक्ट्रम के, लिखिए इसमें यह श्रेणी स्पेक्ट्रम के, यह श्रेणी स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। यह श्रेणी स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है, हो गया, स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। इस श्रेणी की सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। इस श्रेणी की सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य, हो गया, इस श्रेणी की सबसे 18,752 सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य, है ना, सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य 18,752 किसके लिए होगा, n2 बराबर 4 के लिए होगा, n2 बराबर 4 के लिए सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य 18,752 एंगस्ट्रॉम, हो गया ना, 18,752 एंगस्ट्रॉम, तथा सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य,
है ना, तथा सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य 8204 एंगस्ट्रॉम, है ना, 8204 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होती है। हो गया, 8204 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होती है। हो गया ना। अब ध्यान रखिए, पास्टन श्रेणी है तो किस क्षेत्र में लौट रहा है, किस ऊर्जा स्तर में लौटेगा इलेक्ट्रॉन, तीसरे ऊर्जा स्तर में। कहां से लौट सकता है, 4 5 6 से आगे अनंत से लौट सकता है, ठीक है। और इस श्रेणी की जो तरंगदैर्घ्य का सूत्र है 1/λ बराबर r कोष्टक में 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का। 3 क्यों रखे, क्योंकि 3 ही में लौट रहा है, तो n1 बराबर फिक्स हो गया, 3 लौट कहां से रहा है, ये नहीं फिक्स है, ठीक है। अगर सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य निकालनी हो तो हम n2 की जगह क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, और हमको इस प्रकार सबसे बड़ी जो तरंगदैर्घ्य मिलेगी वो किसमें मिलेगी, 18752 एंगस्ट्रॉम मिलेगी। अगर हमको जो है सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य प्राप्त करनी हो तो n2 की जगह क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट, और सबसे छोटी जो तरंगदैर्घ्य मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 8204 एंगस्ट्रॉम मिलेगी, ठीक है। और ये हमको जो स्पेक्ट्रम के कौन से भाग में मिल रही है, इंफ्रा औरक्त क्षेत्र में मिल रही है, ठीक है। कौन से क्षेत्र में मिल रही है, औरक्त में। इसमें तो लाइमन था, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें बामर है ना, और इसमें क्या आ रहा है, इसमें जो है पास्टन आ रहा है। कौन सा है, पास्टन, ठीक है। आगे हम देखेंगे 2 और, ठीक है, 2 और हम देखेंगे। तो अगली हेडिंग क्या बनाएंगे, अगली हेडिंग बनाएंगे ब्रैकेट श्रेणी हो जाएगा, चौथा है ना, चौथा नंबर हो जाएगा ब्रैकेट श्रेणी। तो हेडिंग लिखिए अब ब्रैकेट श्रेणी। हेडिंग क्या हो जाएगी, ब्रैकेट श्रेणी। हो गया ना, इसको बनाइए और फिर इसमें लिखिए ब्रैकेट श्रेणी। लिखो, जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन, जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर, जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर, क्वेश्चन में लिखो n2 बराबर 5 6 7 आगे डैश डैश। हो गया, जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर, क्वेश्चन में n2 बराबर 5 6 7 आगे डैश कर लेंगे, से चौथे ऊर्जा स्तर, से चौथे ऊर्जा स्तर, क्वेश्चन में n1 बराबर 4। हो गया ना, से चौथे ऊर्जा स्तर में लौटता है तो, चौथे ऊर्जा स्तर में लौटता है तो प्राप्त स्पेक्ट्रम की रेखा, प्राप्त स्पेक्ट्रम की रेखा ब्रैकेट श्रेणी का सदस्य होती है। हो गया, प्राप्त स्पेक्ट्रम की रेखा ब्रैकेट श्रेणी का सदस्य होती है। लिखो, इन रेखाओं की तरंगदैर्घ्य ब्रैकेट श्रेणी का सदस्य होती है, इन रेखाओं की तरंगदैर्घ्य। हो गया, 1/λ बराबर हो जाएगा r, और कोष्टक में अब क्या हो जाएगा, n1 की जगह 4 रख देना है तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और माइनस कितना आएगा, माइनस हो जाएगा n2 का स्क्वायर, ठीक है। इन रेखाओं की तरंगदैर्घ्य 1/λ बराबर r, और कोष्टक में 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, जहां हो क्या जाएगा, जहां n2 बराबर हम क्या रखेंगे, 5 6 7 आगे डैश होता जाएगा, जहां n2 बराबर 5 6 7 होगा, है ना। तो इन रेखाओं की तरंगदैर्घ्य का यह फार्मूला लिखेंगे और फिर आगे लिखेंगे यहाँ n2 बराबर 5 6 7। हो गया ना। फिर नीचे लिखिए, लिखो, यह श्रेणी स्पेक्ट्रम के, यह श्रेणी स्पेक्ट्रम के औरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। हो गया, यह श्रेणी स्पेक्ट्रम के औरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। हो गया, औरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। लिखो, इस श्रेणी की सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य औरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। इस श्रेणी की सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य 40,515 एंगस्ट्रॉम, है ना। सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य 40,515 एंगस्ट्रॉम किसके लिए होगा, n2 बराबर 5 के लिए होगा, ठीक है। सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य 40,515 एंगस्ट्रॉम, तथा सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य, तथा सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य 40,515
हो गया, सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य 14,585 होगा, 14,585 एंगस्ट्रॉम, है ना, किसके लिए? इनफाइनाइट के लिए। ठीक है, 14,585 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होती है हो गया, 14,585 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होती है। हो गया, तो अब ध्यान दीजिए कौन से क्षेत्र में आ रही है, ये भी औरक्त क्षेत्र में। तो ये ब्रैकेट वाली श्रेणी भी कौन से क्षेत्र में आई? ब्रैकेट वाली भी औरक्त में। लाइमन किस में आई थी? पराबैंगनी में। बामर किस में आया था? दृश्य में। पास्चन और ब्रैकेट कहाँ आ रहा है? औरक्त में। ठीक है, सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य कितनी हो गई? 40,515। सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य हो गई 14,585 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, श्रेणी कौन सी थी? ब्रैकेट। अब लास्ट वाली श्रेणी हम करते हैं कौन सी? फुंड श्रेणी। ठीक है, पांचवी हेडिंग क्या बनाओगे? फुंड श्रेणी। हेडिंग लिखिए, हेडिंग हो जाएगी फुंड श्रेणी। लिखिए इसमें, देखो जब हाइड्रोजन परमाणु में, हेडिंग है फुंड श्रेणी, और उसमें लिखिए जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर, जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर, कोष्टक में लिखो N2 बराबर, इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर, कोष्टक में N2 बराबर 6, 7, 8 ऐसे डैश होता जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर से पांचवें ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर से पांचवें ऊर्जा स्तर N1 बराबर कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, पांचवें ऊर्जा स्तर में लौटता है तो, हो गया, पांचवें ऊर्जा स्तर में लौटता है तो प्राप्त स्पेक्ट्रम की रेखा, पांचवें ऊर्जा स्तर में लौटता है तो प्राप्त स्पेक्ट्रम की रेखा फुंड श्रेणी का सदस्य होती है। हो गया, प्राप्त स्पेक्ट्रम की रेखा फुंड श्रेणी का सदस्य होती है। देखो इन रेखाओं की तरंग दैर्ध्य फुंड श्रेणी का सदस्य होती है। इन रेखाओं की तरंग दैर्ध्य, हो गया, क्या आ जाएगा? 1/λ बराबर हो जाएगा R, और N1 की जगह कर देंगे 5 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, जहां N2 बराबर क्या होगा? 6, 7, 8 ऐसे डैश होता जाएगा। ठीक है, इन रेखाओं की तरंग दैर्ध्य 1/λ बराबर R, 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख लीजिए और फिर नीचे लिखिए, नीचे लिखो यह श्रेणी स्पेक्ट्रम के, यह श्रेणी स्पेक्ट्रम के औरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। हो गया, यह श्रेणी स्पेक्ट्रम के औरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। हो गया, औरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। लिखो इस श्रेणी की सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य, इस श्रेणी की सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य 74,584 एंगस्ट्रॉम, N2 बराबर 6 है ना। इस श्रेणी की सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य 74,584 एंगस्ट्रॉम तथा सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य, हो गया, तथा सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य 22,789, सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य 22,789 एंगस्ट्रॉम। N2 बराबर किसके लिए? इनफाइनाइट के लिए, है ना। 22,789 एंगस्ट्रॉम होती है। हो गया, 22,789 एंगस्ट्रॉम होती है। इस प्रकार हम देख लिए पांचों श्रेणियां। ठीक है, लाइमन श्रेणी कहां प्राप्त हुई थी? लाइमन श्रेणी जो है
परावैग्नी में बामर जो है दृश्य में बाकी तीनों पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड तीनों कौन से क्षेत्र में प्राप्त हुई? तीनों जो है औरत क्षेत्र में प्राप्त हुई। अगर लाइमन श्रेणी होता तो 1/λ का, है ना, हम देखेंगे अगर लाइमन श्रेणी है, ठीक है, कौन सी श्रेणी है? लाइमन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बामर, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा पाश्चन, ठीक है, और चौथा हो जाएगा ब्रैकेट, और पांचवा कौन सा हो जाएगा? फुंड। अगर लाइमन श्रेणी है तो तरंगदैर्घ्य 1/λ बराबर r और कोष्टक में 1/1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 1/n2 का स्क्वायर, जहां क्या हो जाएगा, जहां जो है n2 बराबर कितना आएगा? 2 3 4 हो जाएगा, 2 3 4 और आगे डैश भी हो जाएगा, ठीक है। अगर बामर श्रेणी है, ठीक है, कौन सी श्रेणी है? अगर जो है बामर श्रेणी है तो 1/λ बराबर r और कोष्टक में 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/ कितना हो जाएगा? n2 का स्क्वायर। n2 बराबर क्या रखना है? n2 बराबर 3 4 5 आगे डैश करके रख लेना है। अगर पाश्चन श्रेणी हुआ, ठीक है, कौन सी श्रेणी हुई? पाश्चन श्रेणी हुई तो हो जाएगा 1/λ बराबर r और कोष्टक में 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, जहां n2 बराबर क्या करेंगे? 4 5 और 6 कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर ब्रैकेट श्रेणी हो गई, कौन सी श्रेणी हो गई? अगर हो गई ब्रैकेट श्रेणी तो हो जाएगा 1/λ बराबर r और फिर यहाँ पे हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, जहां n2 बराबर क्या रख लेना है? 5 6 और 7 रख लेना है, ठीक है। इसी तरह अगर पांचवा हो गया फुंड श्रेणी हो गई, कौन सी श्रेणी हो गई? फुंड श्रेणी तो 1/λ बराबर r हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, n2 बराबर कितना कर लेंगे? n2 बराबर हो जाएगा 6 7 और 8 कर लेंगे, कितना कर लेंगे? 6 7 और 8। ये पांचों श्रेणियों के लिए हाइड्रोजन की 5 स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन की 5 श्रेणियां हैं, ठीक है, हाइड्रोजन की है ये 5 श्रेणियां। हाइड्रोजन की कितनी श्रेणियां? हाइड्रोजन की जो है ये 5 श्रेणियां हैं और पांचों के लिए हमने तरंगदैर्घ्य लिख दिया है, ठीक है। अगर पहली कक्षा में लौट रहा है तो लाइमन श्रेणी, दूसरी कक्षा में लौट रहा है तो बामर श्रेणी, तीसरी कक्षा में लौट रहा है तो पाश्चन श्रेणी, चौथी कक्षा में लौट रहा है ब्रैकेट श्रेणी, पांचवी कक्षा में लौट रहा है तो फुंड श्रेणी हो जाएगा, ठीक है। हमने सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य और सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य भी पढ़ ली, किस क्षेत्र में पढ़ रहा है ये भी पढ़ लिया, ठीक है। लाइमन बामर जो है, लाइमन वाला जो है परावैग्नी क्षेत्र में, बामर वाला दृश्य क्षेत्र में, बाकी तीनों ब्रैकेट, फुंड और पाश्चन तीनों कौन सी क्षेत्र में? औरत क्षेत्र में पड़ती हैं, है ना। हम इसका चित्र भी देखेंगे इसको, ठीक है, इसको लिख दिए हैं, मिटा देते हैं। अब ये सब हो चुका है हमारा, ठीक है, हम इसका चित्र देख लेते हैं अब। हम इसको दर्शाएंगे, है ना, चित्र के माध्यम से, ठीक है। तो ये हमारा इनफाइनाइट को दिखा रहा है, इसको दिखा रहा है इनफाइनाइट को। इसके बाद ये शुरू होगा, और बड़ा कर लेते हैं यहाँ से। देखिए इसको हम लिखेंगे n बराबर 1, ये हो जाएगा n बराबर 2, ये हमारा क्या हो जाएगा? n बराबर 3, ये चौथा हो जाएगा, ये पांचवें को दर्शा रहा है, ये n बराबर 6, इसी तरह n बराबर 7। ये सबसे ऊपर वाला है ये n बराबर किसको दिखा रहा है? n बराबर इनफाइनाइट को दिखा रहा है। n बराबर किसको दिखाएगा? अनंत को दिखाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या होगा? अगर लाइमन श्रेणी में होगा तो कौन से उसमें लौटेगा? कौन से क्षेत्र में लौटेगा? पहले में, ठीक है। तो कहां से लौट सकता था? 2 से भी लौट सकता है, 3 से लौट सकता है, 4 से लौट सकता है,
5 से भी लौटेगा, 6 से लौटेगा। ठीक, इसी तरह कहां से लौट सकता है? इसी तरह 7 से भी लौट सकता है। कहां से लौट सकता है? 7 से। तो ये कौन सी श्रेणी हो गई? ये हो जाएगी हमारी लाइमन श्रेणी। ठीक है, कौन से क्षेत्र में है? पराबैंगनी में है ना? कौन से क्षेत्र में है? पराबैंगनी क्षेत्र। ठीक है, नहीं दिखेगा तो ये पराबैंगनी क्षेत्र है और ये लाइमन श्रेणी है। ठीक है, इसी तरह अगर दूसरी कक्षा में लौट रहा है, दूसरी में कहां से लौटेगा? एक तो 3 से लौटेगा, फिर 4 से भी लौट सकता है, 5 से भी लौटेगा, 6 से भी, और क्या हो गया? 7 से भी। अनंत से तो लौट ही सकता है। ठीक है, तो ये कौन सा श्रेणी है? ये हो जाएगी हमारी बामन श्रेणी। कैसे पता चल रहा है? हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन जो है कौन से ऊर्जा स्तर में लौटा है? पहले में लौटा तो लाइमन, दूसरे में लौटा तो बामर। बामर कौन से क्षेत्र में है? दृश्य क्षेत्र में है। ठीक है, अगर जो है ब्रैकेट हुआ तो कौन सी कक्षा में लौटेगा? तीसरी में। ठीक है, कहां से लौट सकता है? 4 से, 5 से, 6 से और 7 से। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान दो, ये कौन सी श्रेणी हो गई? तीसरे में लौट रहा है ना, 4 से लौटा है, 5 से, 6 से और 7 से। तो ये कौन सा हो जाएगा? पाश्चन श्रेणी हो जाएगी। ठीक है, ये कौन सी श्रेणी हो जाएगी? पाश्चन श्रेणी, जो कौन से क्षेत्र में आएगी? अवरक्त क्षेत्र में। ठीक है, कौन से क्षेत्र में आएगी? अवरक्त। अब देखो, अगर चौथे में लौटा, ठीक है, कहां लौटेगा? चौथे में। चौथे में कहां से लौट सकता था? 5 से, 6 से, और कहां से लौट सकता है? 7 से। तो हम कौन सी श्रेणी बोलेंगे? ब्रैकेट, है ना? कौन सी श्रेणी बोल रहे हैं हम? जो है बोलेंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट श्रेणी। ठीक है, कौन से क्षेत्र में है? अवरक्त में है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है? अवरक्त। इसी तरह अगर देखो कौन कौन सा हो गया? लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड। फुंड में कहां से लौटेगा? पांचवा है, फुंड में लौट सकता है। एक तो 6 से लौट सकता है और दूसरा कहां से लौटेगा? 6 से लौट सकता है और 7 से लौट सकता है। ठीक है, 7 से लौट सकता है। इसे हम कौन सी श्रेणी बोल रहे हैं? इसे हम बोलेंगे फुंड श्रेणी। ठीक है, फ है जाएगा फुंड श्रेणी। कौन से क्षेत्र में आएगा? ये भी आएगा अवरक्त क्षेत्र में। ठीक है, कौन से क्षेत्र में आएगा? अवरक्त क्षेत्र में। इस प्रकार हो जाएगा ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। ठीक है, चित्र रूप हो जाएगा ये, है ना? एक इसका चित्र है हाइड्रोजन उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, है ना? हाइड्रोजन उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है ये। कौन सा स्पेक्ट्रम है? हाइड्रोजन उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है। ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम उत्सर्जन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग थी और ये चैप्टर भी लगभग समाप्त हो गया होगा, है ना? कल से जो हम इसका क्या करेंगे? न्यूमेरिकल करेंगे कल से। ठीक है, कल से इस चैप्टर का न्यूमेरिकल करेंगे 11वें का। ठीक है, इसको कर लेंगे।